अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। लेक्चर सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी कल, जो हमारा पहला लेक्चर आया था, इंट्रोडक्टरी रिमार्क था वो। जो हमारा आज का टॉपिक है वो भक्ति मूवमेंट है। कल मैंने बैकग्राउंड दिया था भक्ति मूवमेंट का कि किस तरह से कौन से फोर्सेस थे उस वक्त विच लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ भक्तिज़म एंड सूफीज़म। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशन जो थीम है, थीम 6 है हमारी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस भक्ति मूवमेंट का जो मेन मोटिव है, मकसद क्या था भक्ति मूवमेंट का और इसके क्या मेन प्रिंसिपल्स थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले भक्तिज़म में हम देखेंगे, भक्ति जो है हम देखते हैं डिवोशन है। डिवोशन को हम लिटरली कह सकते हैं उर्दू में अकीदत जो हम रखते हैं ना किसी से, हमें कोई पर्सनल डीप लव होता है, रेस्पेक्ट होता है किसी के रिलेटेड, तो वो डीप अकीदत हम रखते हैं। जैसे अगर इस्लाम में हम देखते हैं कांच आसन किसी का कोई पीर होता है तो उसको एक डीप लव एंड रेस्पेक्ट होता है उससे रिलेटेड, तो वो हम अकीदत कहते हैं। इसी तरह से किसी को कोई डीप लव होता है किसी इंसान से, कोई गॉड से रखता है, कोई इवन के पैसों से भी रखते हैं डीप लव, मोस्ट प्रोबेबली तो उसी से ज़्यादा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं भक्तिज़म में जो डीप लव का कॉन्सेप्ट है ना, ये गॉड से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो है ना पैशनेट लव फॉर द डिवाइन, पैशनेट लव होता है। पैशनेट लव होता है कि आप गॉड के लिए हर चीज़ करने के लिए तैयार हो। आप गॉड जो है, आप उसके लव में इमर्स होना चाहते हो। आप जो गॉड है हमेशा उसी के याद में मगन रहना होता है आपको, और उसी से हर चीज़ जो है आप मांग रहे होते हो। अब ये जो है ना लव और एडोरेशन ऑफ पर्सनल गॉड, तो यहाँ पर आपके बहुत सारे गॉड्स नहीं है। अब हम भक्तिज़म में हम देखते हैं, पहले तो हम लिटरली देखते हैं भक्ति क्या है, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है। ये पर्सनल गॉड है, एक गॉड, बहुत सारे गॉड्स थे हिंदुइज्म में हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर एक पर्सनल गॉड को बहुत ज़्यादा डीप रेस्पेक्ट एंड एडोरेशन, रेस्पेक्ट एंड लव रखना एक पर्टिकुलर गॉड से। तो ये भक्तिज़म की स्टार्टिंग हम यहाँ से देखते हैं। अब ये जो है ना, दिस भक्तिज़म जो है ना, इसके जो मेन प्रिंसिपल थे, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मैंने यहाँ लिखा है, दैट इज बेस्ड ऑन द रिलीजियस इक्वालिटी। इट वाज बेस्ड ऑन द रिलीजियस इक्वालिटी। रिलीजियस इक्वालिटी ये है कि यहाँ पर भक्तिज़म में कोई भी आ सकता था, एंड देयर वाज नो काइंड ऑफ ए डिस्क्रिमिनेशन विद इन भक्तिज़म। एवरीवन वाज इक्वल इन द भक्तिज़म, एंड देयर वाज ब्रॉड सोशल पार्टिसिपेशन ऑल्सो। ब्रॉड सोशल पार्टिसिपेशन मीन्स के हर एक, everyone was welcomed in the bhakti tradition, that there was no kind of a discrimination which we had discussed in the कास्ट सिस्टम इन हिंदुइज्म। अब यहाँ पर वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सोशल पार्टिसिपेशन है, हर एक जो भी है आ सकता है इसमें। देयर इज नो बेयरिंग ऑफ एनी सोशल डिस्टिंक्शन या एनी सोशल कास्ट। तो ये यहाँ पर देखते हैं हम। नाउ ये जो भक्ति सिस्टम है ना, तो पिछले लेक्चर को थोड़ा आप रिकॉल करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक डिसकंटेंट हो गया था। जो यहाँ पर कॉमन मैसेज थे उस वक्त, वो खुश नहीं थे। दे वर नॉट दैट मच हैप्पी विद द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस जो उनने रवा रखी थी, और जो ब्राह्मण्स भी अब रिवर्क कर रहे थे अपनी आइडियोलॉजी को कि किस तरह से हम ये जो हमारा लोअर क्लास है, ये जो शूद्राज या दूसरे जो हैं हायरार्की में नीचे आ रहे हैं, इनको हम कैसे अपने साथ फिर से लाएं। तो ये यहाँ पर चल रहा था। हम 8th और 17th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। इसमें जो चेंजेस आ रही है सोशल एंड रिलीजियस स्फीयर्स में, वो हम देख रहे हैं। तो एंशिएंट में हमने देखा बुद्धिज्म ऐसा एक डोमिनेंट रिलीजन निकला है, या जैनिज्म, जिनने अथॉरिटी ऑफ वेदास या ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को चैलेंज किया था। अब यहाँ पर हम देखते हैं विद इन हिंदुइज्म हम देख रहे हैं कुछ ऐसे लीडर्स निकल रहे हैं जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट हिंदुइज्म में ला रहे हैं कि जहां पर ब्रॉड पार्टिसिपेशन हो, जहां पर एवरीवन इज गिवन इक्वल स्टेटस। तो ये हम देख रहे हैं कि पिछले में हमने तांत्रिज्म को थोड़ा देखा था। तांत्रिज्म इसलिए से मशहूर था कि उसमें भी ये कास्ट सिस्टम नहीं था, उसमें भी इक्वल पार्टिसिपेशन थी। तो ये हम देख रहे हैं। लेकिन अब ये एक मोमेंट की तरह, अब मोमेंट जो है ना, अब मोमेंट का कोई मोटिव होता है। इस मोमेंट, भक्ति मोमेंट का एक मोटिव ये था कि इट वाज बेस्ड ऑन रिलीजियस इक्वालिटी। अब ये जो है रिलीजियस इक्वालिटी पर बेस्ड था, एंड ब्रॉड सोशल पार्टिसिपेशन। ये जो इसके दो मोटिव्स थे। अब कहां से स्टार्ट होती है? अब भक्ति जो मोमेंट है ना, ये असल में स्टार्ट होती है साउथ इंडिया से। तो यहां पर हम देखते हैं द डेवलपमेंट ऑफ भक्ति मोमेंट टुक प्लेस इन साउथ इंडिया। ठीक है,
तमिलनाडु जो रीजन है साउथ इंडिया में, वहां से स्टार्ट होती है। 7 to 12 सेंचुरी में इसकी डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भक्ति मूवमेंट जो है ये साउथ इंडिया में तमिलनाडु से स्टार्ट होती है और वहां से फिर लेटर पीरियड्स में ये नॉर्थ इंडिया में भी पहुंच जाती है। अब साउथ इंडिया में इसकी डेवलपमेंट होती है, इसके जो मेन प्रिंसिपल्स है वो हमने अभी थोड़ा डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले भक्ति सेंट्स का, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई चेंज लानी है तो वहां पर कोई ना कोई आपका फिलोसोफर, कोई ना कोई आपका जो मेन प्रीचर होता है वही उन चेंजेस को लाता है। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट बुद्धिज्म, तो एज सच देयर वाज नो रिलीजन लाइक बुद्धिज्म, एज सच देयर वाज नो रिलीजन लाइक जैनिज्म व्हेन महावीर वाज टॉकिंग अबाउट द इक्वालिटी बेस्ड इक्वालिटी, तो वहां पर भी ऐसा कोई रिलीजन नहीं था। तो ये जो लेकिन फिलोसोफर्स थे, ये जो उस वक्त के प्रीचर्स थे, बुद्धा जिसको हम सिद्धार्था भी कहते हैं, महावीरा, तो ये जो थे इन्होंने असल में काम किया इस चीज पे। वो सोच रहे थे कि कैसे हम इस चीज को दूर करें। तो यहाँ पर भी ऐसे ही प्रीचर है जो इस चीज को सोच रहे थे किस तरह से रिफॉर्म करें हम इस सोसाइटी को। ये जो कास्ट डिस्टिंक्शंस हैं, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो सैक्रिफाइसेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो ये जो सोसाइटी में सोसाइटी जो है इसमें डिवाइडेड सोसाइटी है, या जो इंसान बहुत ज्यादा खुद को सख्तियां पहुंचाकर भगवान को खुश करने की कोशिश कर रहा है, इसको भी रोकना है। तो ये सब चीजें जो हम देख रहे हैं ना, दिस इज बेसिकली जो अब यहाँ पर नए रिलीजियस स्कॉलर्स हम कह सकते हैं, प्रीचर्स कह सकते हैं, वो अब इस पे सोच रहे हैं कि इसको कैसे रिफॉर्म किया जाए। सो देयर आर मेन 3, और भी बहुत है जो हम लेटर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मेन 3 की भी बात करता हूँ जिनने अर्ली डेवलपमेंट ऑफ जो हम देखते हैं ये भक्तिज्म में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। फर्स्ट जो हम देखते हैं भक्ति सेंट्स जो है, भक्ति सेंट्स में आपको 3 याद रखने हैं यहाँ पर अभी। एक है शंकर आचार्य, दूसरा है रामानुजा, थर्ड है माधवाचार्य। तो ये 3 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम भक्ति मूवमेंट को स्टार्ट करें। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट था और इन्होंने क्या प्रिंसिपल्स दिए थे और क्या किस पे बिलीव करते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो खुद थे ना, शंकर आचार्य है, रामानुजा है, ये माधवाचार्य है, ये हम देख रहे हैं दे इमर्ज फ्रॉम लोअर कास्ट, ठीक है, दे वर देमसेल्व्स फ्रॉम द लोअर कास्ट फैमिली। तो ये खुद लोअर कास्ट फैमिली से थे। तो ये सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लोअर कास्ट फैमिली से होना ही जो लोअर कास्ट है उनके लिए एक काइंड ऑफ इन्विटेशन है कि आप आ सकते हो, बिकॉज वी आर आवरसेल्व्स फ्रॉम लोअर कास्ट, सो यू आर ऑलवेज इन्वाइटेड इन दिस फोल्ड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इट वॉज ये इन्होंने क्या प्रीच किया था, प्रीच्ड रिलीजन विच वॉज नॉन रिचुअलिस्टिक एंड ओपन टू ऑल विदाउट एनी कास्ट एंड क्रीड। ये जो थे पहले तो खुद किस में थे, ये खुद भी लोअर कास्ट से थे और उन्होंने नॉन रिचुअलिस्टिक रिलीजन इसको कहा था। नॉन रिचुअलिस्टिक ये है कि आपको रिचुअल्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सैक्रिफाइसेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना जो कनेक्शन है गॉड से बिठा सकते हो। यू डिड नॉट नीड एनी इंटरमीडिएट बिटवीन यू एंड गॉड, यू कैन डायरेक्टली मेक ए कनेक्शन विद योर गॉड। तो ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं एंड दिस वॉज नॉट बेस्ड ऑन कास्ट एंड क्रीड, ठीक है। यहाँ पर कोई कास्ट और क्रीड का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप जितना अपने गॉड से कनेक्शन बिठा सकते हो, आप यू कैन ट्राई आउट योर बेस्ट। तो यहाँ पर कोई कास्ट का डिस्टिंक्शन नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है डिसरिगार्डेड ऑस्टेरिटीज एंड प्रीच्ड पर्सनल डिवोशन टू गॉड। अब पर्सनल डिवोशन टू गॉड पहले समझो। पर्सनल डिवोशन टू गॉड है कि आपको पर्सनली जो है आपका कोई पर्टिकुलर गॉड है, उसको पर्सनली आपको जो भी आपको कोई चीज़ ज़रूरत है तो आप उसको डायरेक्टली मांग सकते हो। तो उसका तरीका जो है इनको बताया गया था। आप हिम्स, आप सॉन्ग्स, आप प्रेयर्स ये सब पढ़ सकते हो, अपने गॉड को खुश कर सकते हो और डायरेक्टली जो भी आपकी परेशानी है आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको कोई सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत नहीं है, गॉड को कोई ऐसा काम करने की ज़रूरत नहीं है जो आपके बस से बाहर हो, या ऐसा कोई काम जो लॉजिक पर खरा नहीं उतरता हो, या ऐसा कोई काम जो यहाँ पर हम देखते हैं ब्राह्मण्स करते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक और चीज़ ऑस्टेरिटीज़ जो हम देखते हैं कि खुद को इज़ा पहुँचाना भगवान को खुश करने के लिए। तो ये भी हम देखते हैं कि जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा जहाँ पर ये कहा जाता है अगर आपको ये मनोकामना पूरी करनी है, आपकी जो आपका कोई पैशन है, एम है, कोई उसको फॉलो करना है, तो आप
आपको ये करना है कि भगवान जो है फलानी पहाड़ी पर है, वहाँ पर जाकर आपको 3 दिन वहाँ पर बिताने हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रैवल करना पड़ता है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, थक जाते हैं आप। तो उस वक्त ये करने के बाद आपसे भगवान खुश होंगे। तो ये जो है ना, इसमें बहुत सारे रिचुअल्स, जैसे आज भी हम कहते हैं कि आपको पीछे पीछे किसी मंदिर में जाना है, लेकिन आप ऐसे नहीं चल सकते, बल्कि आपको गुलाटियाँ लेके आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो ये भी एक तरीका, खुद को ऐसा पहुँचाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, यहाँ पर इन्होंने डिसरिगार्ड किया है इन ऑस्टेरिटीज़ को। तो यहाँ पर हम भी देखते हैं कभी कभी ये जो हम कहते हैं मेडिटेशन में आपको क्या करना है कि बाहर बैठना है, और मेडिटेशन में आपको घंटों वहीं पर एक ही जगह पर मेडिटेट करना है, आपको खाना पीना नहीं है, तो आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। तो ये सब चीज़ें जो है ना, खुद को ईज़ा पहुँचा कर अपने गॉड को खुश करना, इन्होंने इसको डिसरिगार्ड किया था। तो ये जो भक्ति सेंट्स थे, इन्होंने सबसे पहले डिसरिगार्डेड द ऑस्टेरिटीज, खुद को ही ईज़ा पहुँचाना, खुद को ही प्रॉब्लम क्रिएट करना, इस चीज़ से सबसे पहले रोका है। दूसरी बात जो यहाँ पर कही है, नो नीड टू डू 100 hours ऑफ मेडिटेशन, और वी डू नॉट नीड एनी पंडित टू मेक ए कनेक्शन विद योर गॉड। तो यहाँ पर आपको मेडिटेशन, जो वो ब्रह्मचारी बैठते थे 100 घंटों तक बैठते थे एक ही जगह पर्सनल डिवोशन में, तो आपको वो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कोई इंटरमीडिएटरी की ज़रूरत है। तो इंटरमीडिएटरी क्या कॉन्सेप्ट है, ये अब थोड़ा सा इस्लाम में भी लेटर पीरियड्स में आया है। इंटरमीडिएटरीज में पहले हिंदुइज्म में क्या कॉन्सेप्ट था कि आप डायरेक्टली अपना कनेक्शन गॉड से नहीं बिठा सकते, आप डायरेक्टली अपने गॉड से बात नहीं कर सकते। यू नीड ए पर्सन, और वो पर्सन कौन होगा, वो राइचुअस पर्सन होगा, जिसको नॉलेज होगी वेदास की, जो इन चीज़ों से वेल वर्स्ड होगा, वो आपकी जो दरखास्त है आपके भगवान से करेगा। यू कैन नॉट डायरेक्टली आस्क टू अ गॉड। तो यहाँ पर भक्तिज्म में क्या था, इन्होंने इस चीज़ को डिसरिगार्ड किया और कहा कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, वी डू नॉट नीड एनी इंटरमीडिएरी टू मेड ए कनेक्शन विद आवर गॉड। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। इस्लाम में भी हम देखते हैं ना, आज थोड़ा हम डायरेक्टली अल्लाह से नहीं मांग सकते, हमें कोई पीर होना चाहिए, मुर्शिद होना चाहिए, जो हमारी दुआ उनसे करे। तो ये कॉन्सेप्ट फिर लेटर ऑन इसमें भी आ गया है। हालांकि देयर इज नो ग्रेन ऑफ ट्रुथ इन इट, यू कैन डायरेक्टली मेक ए कनेक्शन विद योर गॉड, एंड वी probably for sure we do not need any intermediary while making any connection with our God। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है इन्होंने लिखी है या कही है कि हमें बहुत ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना है, एक चीज़ करनी है कि डायरेक्टली पर्सनल डिवोशन रखनी है अपने गॉड को। ठीक है, एक और डिस्टिंक्टिव फीचर जो हम यहाँ पर देखते हैं कि they allowed women to join the gatherings। अब वुमेन जो है मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है यहाँ पर। अब देखो अर्ली वैदिक पीरियड में जब हम एंशिएंट में देखते हैं, वहां पर वुमेन वर अलाउड इन द अर्ली फेज, मैं बात कर रहा हूं, इन द अर्ली फेज वुमेन वर अलाउड टू एंटर द टेम्पल, बट इन द लेटर वैदिक पीरियड वी सी देयर वर मोर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन व्हेन इट कम्स टू रिलीजियस गैदरिंग्स। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स और एनी अदर रिलीजियस प्लेस। तो ऐसे हम देखते हैं कि वुमेन यहाँ पर इनको लेटर पीरियड्स में यहाँ पर इनको ज्वाइन, जो गैदरिंग्स होती थी, दे वर अलाउड टू ज्वाइन द गैदरिंग्स। तो यहाँ पर एक मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है जो यहाँ पर इनको दिया गया है। एक और चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है, दैट इज ऑफ के इट वाज अ फ्री मोमेंट। ये एक फ्री मोमेंट थी जिसमें ना कोई कास्ट बैरियर था, ना कोई क्लास बैरियर था, ना कोई लैंग्वेज बैरियर था, ना कोई और डिस्टिंक्शन थी जिसके बेस पर आप डिस्क्रिमिनेट कर सको। तो ये फ्री मोमेंट थी, जो भी जिस भी रिलीजन से था, इवन इफ दैट पर्सन इज फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, ही इज फ्रॉम इस्लाम, बुद्धिज्म, ही इज फ्रॉम एनी अदर रिलीजन, यू कुड सिंपली कम एंड ज्वाइन द गैदरिंग्स, यू कुड सिंपली कम एंड ज्वाइन द सेंट्स। तो ये यहाँ पर एक डिस्टिंक्टिव फीचर इसका एक और है। अब फाइनली जो है, इट्स अ लविंग बॉन्ड बिटवीन वर्शिपर एंड द वर्शिप्ड। ये जो भक्तिज्म का कॉन्सेप्ट है, इट इज बेसिकली अ लविंग बॉन्ड। लविंग बॉन्ड है किसके बीच में, एक जिसकी वर्शिप की जा रही है और जो वर्शिप कर रहा है, इनके बीच में एक लविंग बॉन्ड है। ये बेसिकली इनका कॉन्सेप्ट है। अब ये जो है ना हम देख रहे हैं, ये क्यों बेसिकली हम देखते हैं क्यों भक्तिज्म स्टार्ट होगी। तो इसके रीजंस में आपको वो बातें याद रखनी है जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। आई विल रिकॉल देम अगेन। सबसे पहली बात जो है, ये हम कह सकते हैं जो कास्ट सिस्टम उस वक्त था वो बहुत डोमिनेंट था। सबसे पहला रीजन जो है कास्ट सिस्टम, द रिजिडिटी इन द कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। तो उन्होंने क्या किया था, डिवीजन सोसाइटी में हुई थी, तो इस वजह से उसके खिलाफ था। सबसे पहला जो है कास्ट सिस्टम जो है डिवीजन ऑफ सोसाइटी
into the fourfold caste system. Second thing, जो यहाँ पर sacrifices होती थी, बहुत ज़्यादा sacrificial और ritualistic religion बनाए गए थे, तो उस चीज़ से भी बाहर निकलकर एक personal devotion, एक personal connection with God बिठाने की कोशिश की गई है इनके द्वारा। तो ये दूसरा रीज़न आपको याद रखना है क्यों ये स्टार्ट हो गई है। और एक और चीज़ भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ये इट वाज अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, क्योंकि ये जो थे ये बिलीव करते थे कि अगर गॉड जो है वो हमारे फादर एंड मदर हैं, अगर गॉड ने हमें क्रिएट किया है तो वो क्यों एक पर्सन को एक ज़्यादा अहमियत देंगे और दूसरा जो है उसी ने बनाया है उसको कम अहमियत देंगे। सो इसके पीछे क्या लॉजिक बैठता है कि गॉड ही ने बनाया है लेकिन एक को ज़्यादा अहमियत दी है, दूसरे को कम अहमियत दी है। तो ये लॉजिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनमें सबसे पहले दो सेक्ट्स निकले हैं जो बक्तिज़म में हम देखते हैं। दो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको नाम याद रखने हैं जो इनमें पहले दो सेक्ट्स निकले हैं। उनका नाम है, इनको कहते हैं अलवार्स, ALVARS, अलवार्स, और दूसरे हैं नायानार्स। ठीक है, ये सबसे पहले हम देखते हैं बक्तिज़म में स्टार्ट हुए हैं अलवार्स एंड नायानार्स। अब अलवार्स कौन है? अलवार्स उनको कहा जाता है दोज हु आर द डिवोटीज ऑफ शिवा, जो सिर्फ शिवा को, जो अभी मैंने कहा था पर्सनल डिवोशन टू गॉड रखना है, गॉड को हमेशा, तो यहां पर आप गॉड को रख रहे हो तो अलवार्स यहां पर गॉड को रख रहे हो और दैट गॉड इज शिवा। अब जो भी अब दैट गॉड इज विष्णु। अब जो भी उनको मांगना है वो सिर्फ विष्णु को मांगे, विष्णु के प्रेयर्स पढ़ेंगे, विष्णु के रिलेटेड सॉन्ग्स करेंगे, विष्णु को बहुत ज्यादा पर्सनल डिवोशन, डीप कनेक्शन विष्णु के साथ रखेंगे और सिर्फ एक ही गॉड पे रखेंगे। तो ये जो है ये अलवार्स का कॉन्सेप्ट था। लेटर हम देखते हैं दूसरा एक सेक्ट जो यहां पर है उनको नायानार्स कहते हैं। ठीक है, दिस इज नायानार्स। अब नायानार्स कौन है? डिवोटीज ऑफ शिवा। अब डिवोटीज ऑफ शिवा जो है सेम जो विष्णु कर रहे हैं वो शिवा के मानने वाले हैं और शिवा से ही सारी चीजें, अपना डीप कनेक्शन जो है वो शिवा के साथ बिठाएंगे। तो ये दो सेक्ट्स जो पहले हम कह रहे हैं साउथ इंडिया में, तमिलनाडु के रीजन में ये सबसे पहले इमर्ज हो रहे हैं। एक जो मेजरली जो दो गॉड्स थे शिवा एंड विष्णु, जो अलवार्स थे वो विष्णु के फॉलोअर्स थे, जो नायानार्स थे वो शिवा के फॉलोअर्स थे। तो ये जो थी यहाँ पर हम देखते हैं ये सब चीज़ें जो है ये डेवलपमेंट्स हो रही है यहाँ पर बक्तिज़म में। अब बक्तिज़म में हम साउथ इंडिया के बाद जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं, नॉर्थ इंडिया में जब बक्तिज़म पहुंची है तो वहाँ पर कुछ और चीज़ें थी जिसकी वजह से बक्तिज़म वहाँ पर थोड़ी चेंज हो गई। या हम कह सकते हैं कि वहाँ पर अब ये जो सिस्टम था ये यहाँ साउथ इंडिया में था, लेकिन जब ये नॉर्थ इंडिया पहुंचा वहाँ पर एक और सोशल सेटअप था, बनाया हुआ था, जिसकी वजह से बक्तिज़म जो था उसमें थोड़ी चेंजेस आ गई। अब वो चेंज क्या थी? यहाँ पर क्या नॉर्थ इंडिया में ऐसा सिस्टम था, वो ये था कि यहाँ पर इस्लाम था। अब ये हम जब भी कभी आप देखोगे ना मल्टी रिलीजियस कम्युनिटीज अगर एक जगह एग्जिस्ट करती हैं तो वहां पर आप देखोगे उनमें बहुत एमेलगेमेशन होता है, कभी कभी बिलीफ्स का एमेलगेमेशन होता है, कभी कभी आपस में फेस्टिवल्स का हम देखते हैं, या उनका जो हम देखते हैं सोशल सेटअप में, या उनके इवन के आर्किटेक्चर में भी आप देख सकते हो। जैसे जब यहाँ पर मुस्लिम्स आए तो मुस्लिम्स ने यहाँ पर बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाए हैं, तो उन बिल्डिंग्स को आप देखोगे वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है। तो इंडियन का भी थोड़ा मिक्सचर है और इस्लामिक का भी है और बाहर से पर्शियन का भी है, तो ये हम देखते हैं कि मिक्सचर हो जाता है। ऐसे ही जब आप एक ऐसा रिलीजन लेके आ रहे हो जो मोनोथीस्ट रिलीजन हो, जो सिर्फ एक गॉड पे बिलीव करते हैं, तो ये जब उसके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो जब बक्तिज़म उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनके आपस में डिस्कशन डिबेट होंगे, तो वहां पर एक डिफरेंट आउटकम बाहर आएगा। तो ऐसे ही हम यहां पर भी देखते हैं। तो यहां पर हम बक्तिज़म में जो है बहुत सारी चेंजेस देखते हैं जब ये नॉर्थ इंडिया में आते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में 12th सेंचुरी अराउंड हम देखते हैं ये आते हैं नॉर्थ इंडिया में। तो नॉर्थ इंडिया में हम देखेंगे कौन सी चेंजेस हैं जो आ रही हैं यहाँ पर। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर किसी जगह आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग दैट। तो आप जो हैं वैसे क्लास में आप वही टॉक देते थे, लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ बक्तिज़म इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर कौन से यहाँ पर डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं नॉर्थ इंडिया में? तो नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पर इस्लाम है,
तो इस्लाम है, ठीक है। इस्लाम का जो अपना एक सिस्टम है, तो इस्लाम में जो सिस्टम है उसकी वजह से यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में बख्तिज़म है उस पर एक इम्पैक्ट पड़ा है। तो वो इम्पैक्ट क्या है, देखो यहाँ पर क्लास डिवीजन जो इस्लाम में नहीं है, ठीक है। रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, दूसरा मोनोथीज्म, ठीक है। इसी तरह से इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं बख्तिज़म जब नॉर्थ इंडिया में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर इनको इंटरेक्शन जो थी वो एक डिफरेंट रिलीजन से थी जो मोनोथीज्म में बिलीव करते थे। तो यहाँ पर जो इसका आउटकम जो आना था वो डिफरेंट आना ही था। तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में 12th सेंचुरी में हम देखते हैं आते हैं। अब 12th सेंचुरी में हम देखेंगे 12th सेंचुरी में तो फीचर्स ऑफ बख्तिज़म इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में क्या था, इस्लाम यहाँ पर था। तो इस्लाम को हमने देखा है कि इस्लाम कैसे ट्रांजेक्शन हुआ है फ्रॉम हिंदुइज्म टू इस्लाम या फ्रॉम हिंदू रूलर्स टू मुस्लिम रूलर्स। तो हमने उस पर एक लेक्चर दिया था जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी उसको फिर किस तरह से अटैक्स करते हैं, एक्सपेडिशन करते हैं। फाइनली यहाँ पर एक डायनेस्टी जिसको हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, जिसको जनरली सल्तनत पीरियड कहते हैं, 1206 से यहाँ पर स्टार्ट होते हैं। तो वहाँ से यहाँ इस्लाम का आना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर लोग जो है मुस्लिम्स होना स्टार्ट होते हैं। तो ये यहाँ पर देखते हैं इस्लाम में कुछ बेसिक फीचर्स है। सबसे पहले इस्लाम में देयर इज नो क्लास डिवीजन, तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर। दूसरा रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, इस्लाम में कोई ऐसा रिचुअल नहीं है जो यहाँ पर आपको ये कहे कि आपको ये खुद को ऑस्टेरिटीज बहुत सारे पहुँचानी है, ऐसा कोई रिचुअल है जो आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसा कोई यहाँ पर नहीं है। इसी तरह से मोनोथीज्म क्या है, बिलीविंग इन वन गॉड और इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। और ये इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड क्या है, इक्वालिटी हर एक ये इस्लाम में इक्वल है और ब्रदरहुड है हर एक को एक दूसरे का साथ देना है। बाई इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने एक शार पढ़ा था, एक ही सफ में खड़े हुए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। तो एक साइड से बादशाह भी है, दूसरे साइड उसका गुलाम भी है, एक ही सफ में नमाज पढ़ रहे हैं। तो इस्लाम में जो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है। तो ये सब चीजें देखने के बाद इसका इंपैक्ट पड़ा है किस चीज पे, इसका इंपैक्ट पड़ा है नॉर्थ इंडिया में जो बख्तिज़म पहुंची है तो उस पर इंपैक्ट पड़ा। तो इंपैक्ट किस सेंस में पड़ा, यहां पर जो लोग थे उन्होंने भी इस चीज को फॉलो किया, इम्बाइब किया, क्लास डिस्टिंक्शन को रिजेक्ट किया। इसी तरह से हम देखते हैं रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, मोनोथीज्म में बिलीव किया और इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड पे भी बिलीव किया। जैसे लेटर में हम देखते हैं, चाहे इसी बख्तिज़म में हम देखेंगे लेटर पीरियड्स में हम देखते हैं गुरु नानक का आना, इसी तरह से कबीर का आना। तो ये सब लोग जो थे ना, ये इसी बख्तिज़म के ही ऑफशूट्स थे। इंशाल्लाह विल बी डिस्कसिंग दिस फर्दर, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम इसको फर्दर, इसमें भी फिर दो डिविजन्स होते हैं, जो सगुना होते हैं वो अलग होते हैं, दूसरे निर्गुना होते हैं। सगुना एंड निर्गुना ये दो सेक्ट्स होते हैं। एक फिर आइडल वर्शिप भी स्टार्ट करते हैं, दूसरे आइडल वर्शिप के खिलाफ जाते हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे इंशाल्लाह डिस्कस। तो यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वायरी या फर्दर आपको कुछ आप अपने हिसाब से ऐड करना चाहिए कि राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन स्टे सेफ एंड गुड बाय।